गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज के क्लास में एक शायरी से स्टार्ट कर देता हूँ। मैं उन लड़कों के लिए शायरी बोलता हूँ या लड़कियों के लिए जो अक्सर रिलेशनशिप में होते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं, खासकर लड़कियाँ। तो मैं उनके लिए एक शायरी बोल देता हूँ। प्यार के इस बाजार में सब टूटे दिल ही नज़र आते हैं। प्यार के इस बाजार में सब टूटे दिल ही नज़र आते हैं। जो कभी ज़िंदगी संवारने की बात करती थी, अक्सर वही बीच राह में छोड़ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है उसके लिए, आपकी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है उसके लिए, फिर भी लड़का कहता है कि मैं जीऊँ तो जीऊँ किसके लिए। ये भी कोई बात है क्या भाई? आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तो आप लोग ये प्यार मोहब्बत वाला रास्ता में ना पड़े। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में। इससे पहले का जो शासक हुआ है वो हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में मैंने पढ़ा कि इन्हें रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता था। कहा कई विद्वानों ने इसे रक्त पिपासु के दर्जा दिया है, या फिर किसी ने अधर्मी कहा है। कई तरह के इनके साथ इस तरह का घटना हुआ है जो ये खुद नहीं सोच सकता था, मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि ये काफ़ी पढ़ा लिखा विद्वान था, लेकिन हालांकि ये कुछ अलग करने की काम किए थे मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन जिन काम में हाथ लगाते थे तो वो काम गलत ही साबित हो जाता था। जैसे कि मैंने पढ़ा था दुआब का क्षेत्र, वो भी गलत साबित हुआ। खुरासान का अभियान, कराची का अभियान, सांकेतिक मुद्रा परिवर्तन या राजधानी परिवर्तन, जिसमें हाथ लगाया सब गड़बड़ा गया। तो इसलिए एक इतिहासकार ने भी कहा था, इसलिए जनता इसे परेशान रहता था। इसलिए इतिहासकार ने कहा भी था कि जब ये मरे थे, अच्छा ये मरे कब थे? तो थट्टा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लगता है कि आज मार्कर साथ नहीं देने वाला है। ये इंडिया हो गया, ये हो गया आपको पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिंध नदी के पास यहाँ पे आइएगा तो थट्टा एक जगह है, समझ रहे हैं? तो हुआ ये कि एक राजपूत राजा था, तो थट्टा का क्षेत्र पर पूरा अपना शासन जमा लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उस क्षेत्र को पाने के लिए थट्टा का युद्ध लड़ा था, और इसी क्षेत्र को पाने के चक्कर में 1351 ईस्वी में इसकी मौत हो गई थी। और थट्टा में एक कब्रिस्तान है जो यूनेस्को में भी शामिल है, वो बहुत ही भव्य कब्रिस्तान है पंजाब में, ये पाकिस्तान में। तो उसी को पाने के लिए ना, मतलब ये मोहम्मद बिन तुगलक 1351 ईस्वी में जो थट्टा का युद्ध लड़ा था, उसी समय इसकी मौत हो गई थी। तो अब इसको पाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने, जब ये मरे मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके बाद ये फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है, समझ रहे हैं ना? तो ये फिरोज शाह तुगलक दूसरा सुल्तान है जिसकी माता हिंदू थी। पहला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जिसकी माता हिंदू थी, या हिंदू माता से पैदा लेने वाला सुल्तान कौन था, समझ रहे हैं? हिंदू माता के गर्भ से पैदा लेने वाला। तो एक तो गयासुद्दीन तुगलक जो एक जाट थी, और दूसरा ये फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक, अगर इसकी पिताजी का बात करें तो इसके पिताजी है, ये लगता है आज रजाब, जो कौन थे? ये गयासुद्दीन तुगलक का भाई थे, समझ रहे हैं ना? और मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई है, इसके चाचा। इसकी माँ की बात करें तो इसकी माँ थी एक राजपूत राजा हुआ है, राजामल। तो राजामल की पुत्री थी, राजामल की पुत्री जो कि हिंदू थी, समझ रहे हैं? तो राजामल की पुत्री थी इसकी माता जो थी, ठीक है? ये पिता रजाब। तो जब ये दिल्ली पर शासन करने के लिए जब ये आए, तो एक बात बताइए कि देखिए, जो टीचर होते हैं ना, या पढ़ाने का जो तरीका होता है, वो दो तरह से बच्चे को सिखाया जा सकता है। एक तो वो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप उस चीज़ को एहसास कर लो। तो जब भी आप पढ़ाई की चीज़ को आप अपने में एहसास कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। और दूसरी तरीका समझाने का ये सटीक तरीका होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका आपके भाषा में एक सटीक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया जा सकता है, और वो एग्जाम्पल
किस तरह का एग्जाम्पल होना चाहिए? आपके इन्वायरमेंट, आपके माहौल में, जिस माहौल में आप अपने समय बिताते हो, अपनी ज़िंदगी गुजारते हो, उस माहौल से कोई एक ऐसा पॉइंट उठाए जो हमने पढ़ाया है, वो एग्जाम्पल वहाँ से अगर जुड़ा हुआ है तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि समझा रहे कुछ और एग्जाम्पल का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो वो कभी समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो ये बातें होती है। तो अब जब फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली पर शासन करने के लिए आए तो एक ही बार में पूरा याद हो जाएगा। आप सोचिए, आप जहाँ शासन कर रहे हैं वहाँ जनता है, किसान है, प्रकृति है, आपका पूरा वो क्षेत्र है। तो आप सोचिए, आपके पास सेना है। आप खुद में सोचिए कि आप राजा होने के नाते आप कौन कौन सा काम कर सकते थे, आप किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते थे। स्वाभाविक बात है, इन्हीं क्षेत्रों में काम करेंगे जो आपके आसपास में है। आपके पास सेना है, सेना के लिए कोई काम कर सकते हैं। आपके पास किसान है, किसान के लिए कोई काम कर सकते हैं। क्षेत्र है, उसके लिए काम कर सकते हैं। आप जिस प्रकृति में रह रहे हैं उसके लिए काम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो देखिए, आप ये मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। अब ये भाई साहब आ गए फिरोज शाह तुगलक। शाह तुगलक तो जिन क्षेत्रों को मोहम्मद बिन तुगलक ने कब्जा नहीं कर पाया था, ये जो थट्टा का क्षेत्र था, इसी थट्टा के क्षेत्र को फिर से फिरोज शाह तुगलक ने कब्जा करने के लिए गया दिल्ली से, समझे। और इसी थट्टा की लड़ाई में, थट्टा की लड़ाई के आसपास जो 1361 ईस्वी में हुआ था, 1361 ईस्वी में, इसी 61-62 में इन्होंने एक ताश घड़ियाल की स्थापना की थी। ताश घड़ियाल का निर्माण किया था, या फिर उसको जल घड़ी भी कहा गया है, ताश घड़ियाल। तो इन्होंने बनाया था क्या? ताश घड़ियाल। अब ये ताश घड़ियाल है क्या? ताश घड़ियाल या फिर जल घड़ी। तो उस समय ये एक टाइम इंस्ट्रूमेंट है, टाइम इंस्ट्रूमेंट जो समय को दिखा सकता है, या आपके लिए एक जानकारी दे सकता है कि ये टाइम हो गया है। समझ रहे? जैसे पहले जब घड़ी नहीं था तो लोग तारा को ये दिशा सूचक यंत्र नहीं था, तारा को देख करके दिशा का निर्धारण करते थे। या फिर पहले जब घड़ी नहीं था तो जो धूप है, छाया को लेकर के लोग कहते थे कि अब ये टाइम हो गया है। तो उस समय जब नहीं था तो ये ताश घड़ियाल का निर्माण किया था, और इसकी मदद से रात के समय में, चूँकि उस समय रात के ये सब घड़ी वगैरह था नहीं, तो रात के समय में वो अजान देना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इसीलिए ताश घड़ियाल का निर्माण किया था, ताकि समय से जब अजान देना होता था तो इसको एक घंटा होता था, एक उसको बजा दिया जाता था, लोग समय से अजान दे देते थे। तो ताश घड़ियाल का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस लिए किया था? समय से अजान देने के लिए। उसी को जल घड़ी का भी निर्माण उसी ने किया था। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते कि भाई साहब ने काम क्या क्या किया है। ये फिरोज शाह तुगलक है, समझे। तो ये काम कर सकते हैं किन किन क्षेत्रों में? तो हम यदि बात करें तो ये काम कर सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। ये काम कर सकते हैं सेना के क्षेत्र में, ये काम कर सकते हैं प्रकृति के क्षेत्र में, ये काम कर सकते हैं इमारत निर्माण के क्षेत्र में, और क्या, और कुछ मरम्मत, ऐतिहासिक भवन, अभी पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहला ले लेते हैं कृषि को लेकर के बात करते हैं। तो कृषि के लिए क्या क्या काम करेंगे, क्या काम कर सकते हैं आप? तो इन्होंने कई तरह के टैक्स लगाए हैं। तो यदि हम बात करें तो कृषि के लिए अगर बात करें तो इन्होंने लगाया खराज, ये टैक्स है, खराज कर, खम्स, जजिया, ये पूछा गया सवाल है, जजिया कर किसने लगाया था? ज़कात, ठीक है। तो अब ये खराज जो है वो क्या है, खम्स क्या है, जजिया क्या है, और ज़कात क्या है, समझे। तो खराज जो है वो आपको
कृषि से जो संबंधित होता है वो टैक्स लगाया गया था। खम्स जो है, जो लूट का धन होता है, वो इससे पहले भी मैंने बताया था खम्स के बारे में। जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो जो खम्स होता था, लूट का जो धन होता था, उसको कितना तिहाई कर दिया था? तो हाँ, एक तिहाई कर दिया था, मतलब तीसरा हिस्सा लेने लगा था वो। उसका जजिया की बात करते हैं। जजिया जो है वो जो हिंदू धर्म के लोग थे, उसके धार्मिक को लेकर के मतलब जजिया कर लगाया गया था, और ज़कात मुसलमानों के लिए लगाया गया था। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे कि खराज के बारे में। ये 4 प्रकार का कर लगाया गया था। खराज लगान कर था, खम्स जो लूट के धन आता था उस पर टैक्स था, जजिया हिंदुओं के लिए टैक्स लगाया गया था, हिंदुओं के ऊपर, और ज़कात ये मुसलमानों के ऊपर टैक्स लगाया गया था, जो 2.5% लिया जाता था। लेकिन एक बात है कि अगर मुसलमानों से जो टैक्स लिया जाता था तो उसका पूरा पैसा उसी के ऊपर खर्चा किया जाता था, उसके विकास को लेकर के, समझ रहे ना। तो इस तरह का ये कर थे। उसके बाद अगर और बात करें तो एक और कर था कृषि के क्षेत्र में, यदि बात करें तो एक था हर्व ए सर्व। अजीब अजीब तरह का है, हर्व ए शर्व। ये एक कर है। ये कौन सी कर है? तो ये सिंचाई को लेकर के लगाया गया था कर, समझ रहे हैं। इसके बाद यदि बात करें तो इस तरह ये तो कर है। उसके अलावा कृषि के क्षेत्र में इन्होंने योगदान क्या दिया है? इन्होंने 5 नहर का निर्माण कराया, जिसमें से एक शाही नहर था, समझ रहे ना। शाही नहर में जो सिंचाई का काम होता था, तो सिंचाई जो लोग करते थे उस नहर से, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया था, समझ रहे हैं ना। ओके, तो कितने नहर का निर्माण कराया था? 5 नहर का निर्माण कराया था। यहीं पे लिख देते हैं 5 नहर। अगर आपसे कोई पूछे शाही नहर का निर्माण किसने कराया था? ओके। और कृषि में क्या क्या था? तो और था, एक था तकावी ऋण। वो तकावी ऋण क्या था? तो राजा ने किसी किसान को कृषि से संबंधित जो सामान खरीदने के लिए ऋण देता था, कर्ज देता था, जैसे कि उर्वरक खरीदना हो या कृषि संबंधित कोई अगर उपकरण हो तो वो अगर खरीदना हो, तो उसको खरीदने के लिए किसान को पैसे की ज़रूरत होती थी। अब वो राजा अगर उस चीज़ के लिए अगर ऋण देता था, तो कभी कभी क्या होता है कि किसान अगर उस चीज़ को चुकाने में सक्षम नहीं है, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको बोलते तकावी ऋण। कृषि से संबंधित जो चीज़ खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था उसको क्या बोलते थे? तकावी ऋण, ठीक है। तो ई भाई साहब ने तकावी ऋण को माफ़ कर दिया था। तकावी ऋण, ठीक है। तकावी ऋण को क्या किया था? माफ़ किया था, माफ़ कर दिया, समझ गए। उसके बाद और क्या क्या काम किया है भाई साहब ने? तो इन्होंने, अब देख लेते हम लोग सेना को लेकर के। तो सेना को लेकर क्या काम किया है? तो जो सेना के पद पर थे उसके दरबार में, या किसी कर्मचारी के पद पर थे, तो इन दोनों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है कि उसको नगद न दे करके उसे जागीर देने की व्यवस्था प्रारंभ की, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप अगर सेना है तो आपको अगर 10,000 की सैलरी तनख्वाह है, तो हम 10,000 तनख्वाह नहीं देंगे, 10,000 के बदले में क्या करेंगे? आपको हम प्रॉपर्टी देंगे, समझ रहे हैं ना, कोई जागीर दे देंगे आपको। तो सेना के लिए क्या किया? जागीर देने की व्यवस्था प्रारंभ की। सीधा लिख देते हैं, नगद के बदले जागीर। बदले जागीर। और क्या काम किया सेना के लिए? तो सेना के लिए और काम किया है इन्होंने दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना किया था। ये होता क्या है? तो दीवान ए इस्तिहाक इसलिए स्थापना किया गया था, जो सेना है उसके घर वालों को जो ज़रूरत होती थी उसको भरपाई के लिए इन्होंने क्या, किस चीज़ की स्थापना की थी? दीवान ए इस्तिहाक। दीवान ए इस्तिहाक, समझ गए? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो आपने देखा कि कृषि के लिए क्या क्या काम किए, किस तरह का ऋण लगाए, समझे, क्या ऋण माफ़ किया, तो ये काम किए। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत बढ़िया काम किया है, इनको बहुत अच्छा सुल्तान कह सकते हैं।
उसके बाद हमने देखा कि सेना को लेकर के इन्होंने क्या काम किया, कर्मचारी को लेकर क्या काम किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रकृति है उसको सुंदर बनाने के लिए क्या क्या काम किया इन्होंने। तो इन्होंने ये जो दिल्ली है, तो दिल्ली के चारों तरफ इन्होंने लगभग 1200 बाग लगवाए थे, समझ रहे हैं। तो कृषि के लिए क्या काम किया, 1200 बाग लगवाए। और इसको देख रेख के लिए किसे रखे थे, देख रेख के लिए दास यानी गुलामों को रख दिए थे, देख रेख के लिए, देख रेख के लिए दास को नियुक्त किए, ठीक है। और क्या काम किए इन्होंने, ये 1200 बाग लगवाए, इसके लिए कि प्रकृति के लिए और क्या काम किया। इसके अलावा इन्होंने लगभग 30 कृत्रिम झील बनवाए थे, 30 कृत्रिम झील का निर्माण करवाए थे, समझ रहे। चलिए अब देख लेते हैं कि इमारत निर्माण में, इमारत के निर्माण में इन्होंने क्या काम किया। तो यदि बात करें हम इमारत के निर्माण में, तो फिरोजाबाद, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो एक बार और थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक, बात करें तो हम कृषि के क्षेत्र में काम किया उन्होंने, सेना को लेकर के काम किया, प्रकृति में क्या काम किया है, इमारत निर्माण में क्या काम किया है, ऐतिहासिक भवन के मरम्मत में क्या काम किया है। तो पहला हमने बताया कृषि को लेकर के उस क्षेत्र में क्या क्या काम किए। तो कृषि के क्षेत्र में पहले नंबर तो इन्होंने जो ये कर लगाया था, खराज कर, खम्स, जजिया, जक़ात, तो ये लगान है, ये लूट का धन है। जजिया हिंदुओं पर लगाया जाता था, जक़ात मुसलमानों पर लगाया जाता था। इसके अलावा इन्होंने एक हर्ब एशर ये कर लगाया था, जो कि किसके लिए था, ये सिंचाई के लिए था, ठीक है। तो उसके अलावा मैं बात करूँ तो कृषि में और क्या क्या काम किया, तो इन्होंने 5 नहर का निर्माण कराया था ताकि कृषि करना आसान हो, समझ रहे हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित जो उपकरण खरीदना होता था, तो उसके लिए जो ऋण दिया जाता था उसको तकावी ऋण कहा जाता था। और जब तकावी ऋण कभी कभी किसान चुकाने में सक्षम नहीं होता था, तो इन्होंने तकावी ऋण को माफ़ भी कर दिया था, ठीक है। तो ये काम किए। उसके बाद यदि बात की सेना को लेकर के, तो सेना हो या कर्मचारी, उसके लिए नगद के तौर पर क्या दिया जाता था, जागीर दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा सेना के लिए क्या किस की स्थापना की थी, दीवान ए इस्तिहाक, इसका ये किस लिए स्थापना किया गया था, सेना के घर वालों के ज़रूरतों के लिए, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकृति को लेकर के। तो प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, काम किया था कि दिल्ली के चारों तरफ 1200 बाग लगवाए थे, उसको देख रेख के लिए किसे रखे थे, दास को रख दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या बनवाया था, 30 कृत्रिम झील बनवाए थे, ओके। चलिए तो इसको अब मिटा देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इमारत निर्माण में उन्होंने क्या काम किया। चलिए तो इमारत निर्माण में क्या काम किया है फिरोज शाह ने, तो इन्होंने फिरोजाबाद इसका निर्माण करवाया। और फिरोजाबाद आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, काहे कि इनके नाम से स्पष्ट है। कभी एग्ज़ाम सेट करने वाला नहीं देगा ये बहुआ वाला क्वेश्चन कि फिरोजाबाद का निर्माण किसने किया, फिरोजाबाद की स्थापना किसने करवाया था, है कि नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने, नाम से स्पष्ट है। आपको दे सकता है कि जौनापुर की स्थापना किसने किया, ठीक है। जौनापुर की स्थापना कौन है, जौनापुर किसके नाम पर है, जौना खान किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खान, और वो इससे कौन थे, चचेरे भाई थे। और इसी के बाद ये फिरोज शाह तुगलक आए थे, तो अपने भाई के नाम पर ये इसका निर्माण करवाया था जौनापुर का, ठीक है। उसके बाद बात करें तो फतेहाबाद इसका निर्माण करवाया। उसके बाद बात करें तो फिरोज शाह कोटला, जहाँ अभी एक स्टेडियम है, नाम सुने हैं, कहाँ है फिरोज शाह कोटला, धर्मशाला दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला, तो इसका निर्माण कराया। इसके बाद इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने क्या काम किया कि यूपी में मेरठ से, और एक है टोपड़ा, वो पंजाब में है, उन जगहों पे अशोक स्तंभ गाड़ा हुआ था। इन्होंने क्या किया कि बोला कि उसको उखाड़ के ले आओ, और वहाँ से उसको मतलब अशोक स्तंभ को उखड़वा के ले आया, और इन्होंने कहाँ करवा दिया, फिरोज शाह कोटला में करवा दिया। तो एक कहाँ से, मेरठ से, और टोपरा जो कि कहाँ है, पंजाब में।
टोपड़ा पंजाब में। यहाँ से इन्होंने क्या किया कि अशोक के स्तंभ को उखड़वा करके और कहाँ करवा दिया, फिरोज शाह कोटला में। समझे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ऐतिहासिक भवन था, पहले से इमारत था, तो उसके लिए इन्होंने क्या काम किया। तो यदि हम बात करें ऐतिहासिक भवन को लेकर के, इससे पहले आपने देखा ऐतिहासिक भवन, ये देख लेते हैं। ऐतिहासिक भवन या ऐतिहासिक इमारत को लेकर के क्या काम करवाया, भवन या इमारत। तो एक बात करें हम, एक था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में चौथा और पांचवा मंजिल जो बनवाने वाला है वो कौन है, यही है। तो कुतुब मीनार अब कितने मंजिल का हो गया, 5 मंजिल का हो गया। तो कुतुब मीनार का चौथा यानी 4th and 5th, समझ रहे ना, और 5th, चौथा और पांचवा मंजिल किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। हाँ, उसके बाद यदि बात करें हम शमसी तालाब, शमसी तालाब का मरम्मत किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। उसके बाद बात करें तो जो औलिया का मकबरा था, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का मरम्मत किसने करवाया, मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, समझ गए। चलिए उसके बाद इन्होंने सिक्का चलाया था जिसका नाम था संसगानी। समझे, आपके एग्ज़ाम में कभी आ जाएगा कि संसगानी या संसगान नामक सिक्का किसने चलवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने किसी दूसरे के लिए, उपकार के लिए कौन सा काम किया है। समझे, तो इन्होंने काम उपकार को या परोपकारी काम कह सकते हैं हम उसको, परोपकारी काम। परोपकारी का क्या मतलब होता है, दूसरे पर उपकार करना। समझ रहे हैं। तो आखिर इसके लिए दया वाला जो काम है वो कौन कौन सा काम करवाया है, तो इन्होंने एक दीवान ए खैरात की स्थापना किया था। दीवान ए खैरात, ये क्या होता है, कभी सुने हैं कि उसको प्रॉपर्टी उसके खैरात में मिला था। समझे, तो दीवान ए खैरात का मतलब होता है कि जो उस समय जो विधवा महिलाएं थी, जो स्त्री थी, या फिर जो अनाथ होते थे, तो उसके लिए एक दीवान खैरात की स्थापना किया जाता था। उससे अनाथ को या विधवा महिलाओं को एक मदद मिल जाती थी। समझ रहे हैं, देख रहे कितना बढ़िया काम करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, इसलिए ये बहुत अच्छे शासक कह सकते हैं इसको, सुल्तान। इसके अलावा इन्होंने और क्या 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 काम किया था, तो इन्होंने किया था दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान का निर्माण किया था, बंदगान की स्थापना। ठीक है, ये किसके लिए, अच्छा ये ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विधवा स्त्री या अनाथ, और अनाथ या नहीं, क्योंकि दोनों के लिए था, और अनाथों के लिए। ठीक है, दीवाने बंदगान किसके लिए था, तो ये था गुलामों के लिए। ठीक है, तो इतने सारा काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद इनका जो है 1388 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। समझे, उसके बाद फिर से दूसरा शासक आएगा कुछ दिन के लिए, और फिर से एक नया वंश शुरू हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैयद वंश। समझे, अब आ जाएगा खिजर खान आ जाएगा सैयद वंश में कुछ दिन के लिए। 88 के बाद कुछ दिन के लिए एक दूसरा शासक आता है, फिर खिजर खान आ जाता है। समझे।